ओके, सो शुरू करते हैं अगेन आज नए चैप्टर के साथ। और ये चैप्टर नंबर 2 है बुक में, और नाम है चैप्टर का पॉलिनोमियल्स। अब इस चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले पॉलिनोमियल क्या होता है वो देख लेते हैं, पॉलिनोमियल का मतलब समझ लेते हैं, और एक बार इसका मतलब समझ में आ जाएगा इन सारी चीज़ों का, ये सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड हैं, इसका मतलब समझ लेंगे। और इतना समझ लेंगे तो इसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन भी हम कर ही लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स पे। अब पॉलिनोमियल्स जो वर्ड है ना यार, ये अपने आप में दो चीजों से मिलके बना हुआ है। ये यहां से यहां तक पॉली और नोमियल्स। पॉली और नोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी, और नोमियल्स का मतलब होता है पार्ट और टर्म। पार्ट और टर्म स्प्लिट करोगे तो मेनी पार्ट और मेनी टर्म कह सकते हो पॉलिनोमियल को, अगर ये इन दोनों वर्ड से मिलके बना हुआ है। अब इसका डेफिनेशन आप किस तरीके से डिराइव कर सकते हो? जो सिंपलेस्ट वे में डेफिनेशन आप कह सकते हो वो ये हो जाएगा कि number of terms added or subtracted together, number of terms added or subtracted together where variable power of variable, where power of variable is a whole number. नॉर्मल टर्म्स में क्या सेंटेंस लिख सकते हो आप कि नंबर ऑफ टर्म्स, इस पे ध्यान देना, नंबर ऑफ टर्म्स एडेड और सब्सट्रैक्टेड, एडेड और सब्सट्रैक्टेड where power of variable is a whole number. ये सबसे सिंपल डेफिनेशन जो कोई बना सकता है पॉलिनोमियल का, ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है। अब इसमें मैंने एक वर्ड यूज किया है टर्म, इस पे ध्यान देना, मैंने इसलिए इधर एक अंडरलाइन किया। इस टर्म का मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए। मैथमेटिक्स में टर्म का मतलब होता है, टर्म दो चीजों से मिलकर बना होता है। उसमें एक नंबर पार्ट होता है और एक वेरिएबल पार्ट होता है। जैसे ये टर्म्स के कुछ एग्जाम्पल पे देख लो, जैसे 5x, ये एक टर्म है। टर्म में देखो ये x जो है ये वेरिएबल पार्ट हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा नंबर पार्ट। तो एक टर्म हमेशा और हमेशा दो चीजों से मिलकर बनता है, वेरिएबल और नंबर। इसका डेफिनेशन इस तरीके से कह सकते हो कि नंबर टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर पार्ट एंड वेरिएबल पार्ट। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। अब एग्जांपल के तौर पे कुछ और एग्जांपल ले लो, 6x², 7x², 8x³, 9y, 10y, जिस तरीके से चाहो आप ले लो एग्जांपल, ठीक है। अब इसमें देखोगे ये नंबर पार्ट हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा नंबर, वेरिएबल नंबर, वेरिएबल नंबर, वेरिएबल नंबर, वेरिएबल। तो कोई अगर आपसे पूछे क्या 7 एक टर्म है, या फिर क्या y एक टर्म है, या फिर क्या x एक टर्म है, तो हाँ ये सारे भी एक टर्म है। कैसे? 7 के साथ ना x⁻0 छुपा हुआ है, y के साथ 1 छुपा हुआ है, x के साथ 1 छुपा हुआ है। तो देखो जैसे मैंने x⁻0 डाला, ये नंबर पार्ट हो जाएगा और ये वेरिएबल पार्ट हो जाएगा। इसमें वेरिएबल था, नंबर पार्ट नहीं था, 1 मैंने डाल दिया। इसमें वेरिएबल था, 1 मैंने इसमें नंबर पार्ट डाल दिया। अब x⁻0 या एनीथिंग रेस टू जीरो, इनफैक्ट एनीथिंग रेस टू जीरो इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 1। इसीलिए जब कोई बोले कि सर 7 को क्या टर्म बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। आप उसके सामने x⁻0 लगा सकते हो, ये लिखो 1। अब इसकी वैल्यू क्या होती है 1। 1 लिखो या नहीं लिखो, प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन के साथ मैथमेटिक्स में मायने नहीं रखता, उसके फाइनल आंसर पे इफेक्ट नहीं करता 1। इसीलिए हम क्या करते हैं, x⁻0 को ऐड करके उसको टर्म बना लेते हैं। y के साथ 1 नहीं था या कोई नंबर पार्ट नहीं था तो 1 हमने लिख दिया। x के साथ हमारे साथ 1 नहीं था, नंबर पार्ट नहीं था, हमने 1 डाल के उसको नंबर पार्ट बना लिया। ये नंबर हो गए, टर्म समझ में आ गया। अब टर्म स्टेटमेंट क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कुछ नंबर्स को मिला के उनको ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके ही एक पॉलिनोमियल बन जाता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे 6x² प्लस 4x, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। 6y प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। 7x³ प्लस 5x प्लस 8, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। 9x प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल हो गया।
सिर्फ 7 पॉलिनोमियल हो गया, सिर्फ 5 पॉलिनोमियल हो गया, y सिर्फ पॉलिनोमियल हो जाएगा, x सिर्फ पॉलिनोमियल हो जाएगा। बट इन सबका मतलब समझ लो, ये 7 पॉलिनोमियल तो हुआ, पॉलिनोमियल कैसे हुआ, इसके साथ x रेज टू 0 आप डाल दो, ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये पॉलिनोमियल ही हुआ, देखो दो टर्म्स को ऐड किया मैंने, नंबर ऑफ टर्म्स ऐड कर दिया, दोनों टर्म्स को आपस में ऐड कर दिया। नंबर ऑफ टर्म्स, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, दोनों को ऐड किया। मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ टर्म्स एडेड और सब्सट्रैक्टेड टुगेदर वेयर पावर ऑफ द वेरिएबल, इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, पावर ऑफ अ वेरिएबल इज होल नंबर। जैसे अगर मैंने इस वाले क्वेश्चन में देखोगे, इस वाले केस में 7x, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है, पहले इधर ध्यान दो। इस केस में 6x² प्लस 4x है, वेरिएबल क्या है मेरा, x और x, यहाँ पे वेरिएबल मेरा x है, यहाँ पे भी और यहाँ पे। तो इस केस में x का पावर क्या है 2, यहाँ पे x का पावर क्या है 1। इसमें देखो वेरिएबल अपना क्या है y का पावर क्या है 1। इसमें देखो वेरिएबल क्या है x, यहाँ पे x का पावर क्या है 3, यहाँ पे 1। इसमें वेरिएबल क्या है x का पावर क्या है 1, यहाँ पे वेरिएबल है नहीं, तो x y जो आपको समझ में नाम लेके पावर, इसको ही बाद में बात करते हैं इसके साथ। इसमें वेरिएबल क्या है y का पावर क्या है 1, वेरिएबल क्या है x का पावर 1। सब में देखोगे ना, नंबर जो है ना हमेशा और हमेशा पावर जो होगा वेरिएबल का होल नंबर होगा। होल नंबर क्या होते हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की गिनती, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 एडेड होता है, याद रखना, ठीक है, होल नंबर में। तो पावर हमेशा और हमेशा, हमेशा और हमेशा क्या, होल होना चाहिए, होल नंबर। अब कोई कहे कि 3√x प्लस 5x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो नहीं, ये बिल्कुल भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो x का पावर है ना वो 3x, रूट का पावर, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 प्लस 5x। तो वेरिएबल का जो पावर था ना इस वाले केस में कितना हो गया, आधा, और आधा एक होल नंबर नहीं है, 0.5 इज नॉट अ होल नंबर, इसीलिए ये वाले केस में ये मेरा अपना पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अब इस वाले केस में देखो, जिससे मैंने बोला था कि 5 या ये 7, ये भी है पॉलिनोमियल, इसके साथ मैंने x⁻0 डाल दिया, बन गया एक टर्म, ये अपने आप में एक टर्म हुआ, और इस टर्म को भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। वहां पे वेरिएबल जो था उसका पावर क्या है 0, उसका पावर क्या है 0, और 0 क्या है, होल नंबर। मेरी कंडीशन मैच हो रही है। अब ये सारे कैसे, पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आ गया, ठीक है, टर्म भी समझ में आ गया। अब मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स क्या होता है उस पर ध्यान दे लो। मोनोमियल्स का मतलब क्या होता है, वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो। जैसे मोनोमियल्स का, मोनो का मतलब ही होता है एक, ठीक है, मोनो का मतलब ही होता है एक। जैसे मैंने यहां पे लिखा था ये 7x लिख दो या 5 लिख दो इधर पे, ठीक है, ये क्या एक ही टर्म है ना, ये एक ही टर्म है, इसको हम बोल सकते हैं मोनोमियल्स, मोनोमियल्स, ये हो गया मोनोमियल्स। 5 को भी हम बोल सकते हैं मोनोमियल्स। ये सब क्या है, एक टर्म्स। तो जब कोई भी पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही टर्म हो तो उसको हम मोनोमियल्स बोल सकते हैं। अगला टर्म क्या है, बाइनोमियल्स, वो पॉलिनोमियल्स जिसमें दो टर्म हो। जैसे इसमें देखो 6x² एक टर्म हो गया, प्लस 4x ये दूसरा टर्म हो गया, तो दो टर्म मिला के जब बनेगा कोई पॉलिनोमियल तो उसको हम बाइनोमियल बोल सकते हैं। तीसरा क्या है, ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स वो होते हैं जिसमें तीन टर्म्स होते हैं, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया, ये तीनों को मिला के तीन टर्म हुआ। ट्राई का मतलब ये होता है तीन, इसलिए ट्राइनोमियल हो गया। अगला टर्म क्या है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है उस पर ध्यान दे लो। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे इस केस में जो यह है 6x² प्लस 4x, इस केस में वेरिएबल क्या है अपना x का मैक्सिमम पावर क्या है 2। तो इस केस में इस पॉलिनोमियल का p ऑफ x का जो है, p ऑफ क्या x क्यों बोले उसके बारे में बात करेंगे हम। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा 2। इस केस में डिग्री क्या होगा 1। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या है y का पावर क्या है 1, डिग्री क्या हो गया 1। ये क्या हो गया इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, x का मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो डिग्री क्या हो जाएगा 3। यहां पे डिग्री क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम पावर है x का वही होता है डिग्री। इसके अलावा देखो यहाँ पे भी x था, बट उस वाले को नहीं देखेंगे, जिसपे पावर ज्यादा होगा वही होगा डिग्री। अब कोई कह दे, अब आपकी बुक में जो लिखा रहेगा ना उसको हम p ऑफ x बोलते हैं, p ऑफ x बोलते हैं, क्या बोलते हैं, p ऑफ x। अब p ऑफ x का मतलब क्या होगा,
मैं इस चीज को पी ऑफ एक्स बोल सकता हूं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 6x² प्लस 4x। अब जब मैंने ये पी ऑफ एक्स लिखा ना, मतलब पोलिनोमियल जिसका वेरिएबल क्या है x, पी ऑफ एक्स का मतलब पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल क्या है x। इसको मुझे जब बोलना होगा तो मैं बोलूंगा पी ऑफ y, पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल क्या है y। इसको मैं फिर से क्या बोलूंगा, पी ऑफ एक्स, इसका वेरिएबल क्या है x। बस नेम करने का तरीका बदल दिया। अब मैंने इसको क्या, पूरे फंक्शन को नाम क्या दे दिया, पी ऑफ एक्स। यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन को क्या नाम दे दिया, पी ऑफ वाई। यहाँ पे इसको पूरा नाम क्या दे दिया हमने, पी ऑफ एक्स। इसको भी वेरिएबल एक्स है तो पी ऑफ एक्स ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये पी ऑफ एक्स क्यों बोलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, बस नाम छोटा सा करने के लिए, इसलिए हम कहते हैं पी ऑफ एक्स, कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिग्री मेरे ख्याल से खत्म हो गया। आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। कुछ अभी तक छूटा नहीं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है, इसका डेफिनेशन जो बना सकते हो आप अपने, ठीक है, टर्म्स भी समझ में आ गया। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसका स्टेटमेंट लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, दैट वैल्यू ऑफ एक्स, दैट वैल्यू ऑफ एक्स at which polynomial p of x becomes 0, that value of x at which polynomial p of x, polynomial का नाम हमने जो हमारा polynomial होगा उसको p of x हम नाम देंगे, that value of x at which polynomial p of x becomes 0। अब इसका मतलब क्या है उस पर भी ध्यान दे लो। ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा जीरोस के बारे में, जैसे कोई पॉलिनोमियल मैंने ले लिया, पॉलिनोमियल क्या हो गया अपना, एग्जांपल के तौर पे p ऑफ x 2x प्लस 6, ये मेरा पॉलिनोमियल है। इसको अब अपनी क्वेश्चन में जब भी देखोगे ना तो नाम p ऑफ x करके दिया रहेगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 6। अब ये पॉलिनोमियल x जो दिया ना, इसका मतलब है क्या, वेरिएबल है, इसका वेरिएबल जो है x है, ठीक है। अब मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा कि दैट वैल्यू ऑफ x एट विच पॉलिनोमियल बिकम्स 0, मतलब कोई ऐसी वैल्यू x की मैं रख दूं जिसपे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए 0, तो वही वैल्यू x की क्या होगी, इस पूरे पॉलिनोमियल की 0 होगी। जैसे अब वो कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू अगर निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 करेंगे। जैसे 0 करेंगे मतलब p ऑफ x की वैल्यू क्या है इधर, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 6/2 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू अगर मैं 3 रखूं इस पॉलिनोमियल में, ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 3 रखूं इस पॉलिनोमियल में तो पूरी वैल्यू 0 होगी कि नहीं, चेक करते हैं। 2, और जैसे x की वैल्यू मैंने 3 रखा, ये इधर -3 आएगा, सॉरी -3 आएगा। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू -3 प्लस 6, तो 2 3 -6 हो जाएगा प्लस 6। ये देखो 0 0 6 और -6 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये पूरे वैल्यू p ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, यहीं पे 0 आ गई। तो x की वैल्यू जब 3 रखी मैंने, -3 रखी, सॉरी -3 रखी, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो -3 क्या होगा, इस वाले पॉलिनोमियल का, इस वाले पॉलिनोमियल का एक 0 होगा, ठीक है, समझ में आया। जिस वैल्यू पे, जिस x की वैल्यू पे स्पेशली, अब x की वैल्यू क्यों बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल को हमेशा p ऑफ x से हम डिनोट करते चलेंगे, ठीक है। जिस वैल्यू पे, जिस x की वैल्यू पे पूरे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाए, वो उस पॉलिनोमियल का एक 0 होगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे कोई और इक्वेशन लेंगे, जैसे 4x -8। अब इसमें मैं अगर x की वैल्यू 2 रखूं, ये p ऑफ x हो गया मेरा, है ना, x की वैल्यू 2 रख दूं तो 4 इंटू 2 हो जाएगा -8। ये देखो फिर से देखो 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जैसे मैंने 2 रखा, पूरा इक्वेशन क्या हो जा रहा है 0। जैसे x की वैल्यू मैंने 2 रखा, पूरा इक्वेशन क्या हो जा रहा है 0। तो इस पॉलिनोमियल का एक 0 क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 0 ऑफ p ऑफ x
इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। x की वैल्यू जैसे 2 रखी मैंने, ये हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, इसीलिए 2 क्या हो जाएगा, इसका एक 0 बनेगा। और जब आप पुट कर रहे होते ना वैल्यू p ऑफ, जब आप पुट कर रहे होते x की वैल्यू 2 कर रहे हो ना, तो अब p ऑफ x की जगह पे आप क्या लिखोगे, p ऑफ 2। p ऑफ 2 पे तुम्हारा इक्वेशन क्या मिल गया, 4 इंटू 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। मतलब जहां जहां देखो x था इस इक्वेशन में, जब यहाँ पे x था तो जहां जहां x था वहां, अब जैसे यहाँ पे x की यहाँ पे 2 रखा, जहां जहां मैंने x थी वहां पे मैंने क्या रख दिया, 2 रख दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लीनियर के बाद, ये तो लीनियर हो गया। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो डिग्री के साथ होते हैं अलग अलग। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फिर उनके जीरोस और उनके रिलेशन के बारे में बात करते हैं। जीरोस का मतलब मेरे ख्याल से समझ में हो गया कि जिस एक्स की वैल्यू पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए वही उस पॉलिनोमियल का 0 होता है। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो ये इरेज करने के लिए। हाँ, अब जीरोस का भी मतलब समझ में आ गया। मैंने लिखा है इधर देखो, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, p of x is equals to 4x plus 8, 5x minus 6, 7x plus 14, p of x is equals to 2x square minus 8x plus 6, 6x square plus 2x ठीक है, इस तरीके से। क्यूबिक, अब देखो मैंने इसके 3 एग्जांपल लिखे, इसके 2 ही लिखे और इसके सिर्फ 1 लिखे। अब ये वाला होगा ना जो पी ऑफ एक्स पहला वाला, इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, वो पॉलिनोमियल जिनका डिग्री क्या हो 1, जिनका डिग्री क्या हो 1। इसमें देखो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 1, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 1, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 1, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल जिनकी वैल्यू, जिनके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो 2। एग्जांपल देखोगे तो देखो इसमें भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है 2, वेरिएबल का क्या है मैक्सिमम पावर 2, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस वाले को हम बोलेंगे क्यूबिक। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 3, तो वो पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो 3, उसको बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसी के साथ साथ एक और चीज याद रखो, जब जब लीनियर पॉलिनोमियल होगा, जब जब लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो मैक्सिमम जीरो जो उस पॉलिनोमियल के होंगे वो कितने होंगे 1, वो कितने होंगे 1। और जब क्वाड्रेटिक होगा तो कितने होंगे उसके मैक्सिमम जीरोस 2, और जब क्यूबिक होगा तो उसके मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे 3। इसका मतलब समझ में कैसे आएगा कि जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होगा ना, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के होंगे। इस केस में जैसे ये लीनियर था, लीनियर का मैक्सिमम पावर कितना है 1, तो इसका एक ही जीरो होगा। इस केस में देखोगे मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितना है 2, कितने होंगे 2 होंगे। इस केस में देखो मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल कितने हैं 3, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितना है 3, इस केस में इसके 3 जीरोस होंगे। और कुछ देख लोगे तो आप 4x⁴ प्लस 5x² प्लस 8। अब इसमें देखोगे तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 4, तो इसके कितने जीरो आएंगे 4। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल या फिर जितनी डिग्री होती है, आप इस तरीके से भी समझ लो, जितने डिग्री होंगे उतनी ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेरे ख्याल से ये पॉलिनोमियल भी समझ में आ गया, लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, और
क्यूबिक क्या होता है। तो इसमें जो मैक्सिमम स्टडी हम करेंगे ना इस चैप्टर में लीनियर के बारे में आपने जो है ना ये क्लास 9 में पढ़ लिया होगा, ये आपने क्लास 9 में पढ़ लिया होगा लीनियर के बारे में। आप आ गए हो क्लास 10th में। क्लास 10th में जो आप स्टडी करोगे ना इसको हम बोलेंगे इसमें आप क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। क्यूबिक का सिर्फ एक एग्जांपल आपके बुक में दिया है और उस पर भी लिखा हुआ कि नॉट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, समझाने के लिए ही है, बट फिर भी मैं बताता हूँ उसके बारे में क्या होता है कैसे होता है, उसके बारे में भी हम देख लेंगे। सिर्फ एक एग्जांपल आपके बुक में दिया, वो भी एग्जांपल ना कि क्वेश्चन। अब बात करते हैं रिलेशन के बारे में। मैंने लिखा हुआ रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो रिलेशन के पहले अब जीरो तो समझ में आ गया, कोफिशिएंट क्या होता है उस पर भी ध्यान दे लो। जैसे ये मैंने ऊपर एक इक्वेशन लिखा है 4x माइनस 8। तो इसमें x का कोफिशिएंट, ये जो वेरिएबल के साथ जो टर्म होगा ना, जो नंबर पार्ट होगा, जो वेरिएबल के साथ नंबर पार्ट होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा। जैसे इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 4, और इस जिसमें वेरिएबल पार्ट नहीं रहेंगे उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं हमेशा, और हमेशा क्या बोलते हैं कांस्टेंट, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। इस वाले केस में 5x माइनस 6, x का वेरिएबल क्या है 5, 6 क्या हो जाएगा कांस्टेंट। इस वाले केस में देखोगे जो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, इसमें एक्स स्क्वायर का वेरिएबल, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 2, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा -8, याद रखना साइन के साथ हमेशा, एक्स 8 के पहले क्या है माइनस, इसीलिए -8, और कांस्टेंट टर्म क्या होगा c, स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट टर्म, ये हो जाएगा तुम्हारा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इस वाले केस में देखोगे जो है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 2, उसके पहले जो है x का कोफिशिएंट क्या होगा 1, नहीं है तो 1 लिखे या ना लिखे मल्टीप्लिकेशन के साथ फर्क नहीं पड़ता मैथमेटिक्स में, 1 आ गया, कांस्टेंट टर्म c हो जाएगा 3। अब कोई और एग्जांपल देखोगे, जैसे अगर सिर्फ लिख दे कि 4x स्क्वायर माइनस 8 हो गया, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 4 है, बट x का कोफिशिएंट क्या है, तो अब 0 हो जाएगा। जब x वाला टर्म नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके पहले जो कोफिशिएंट था वो 0, और 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी टर्म, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी टर्म इज ऑलवेज 0, इसीलिए बीच वाला टर्म 0 हो जाता है। और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा फिर से -8। अब यहाँ पे देखो इसको और किस तरीके से लिख सकते हो, 4x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स लिख सकते हो -8, यही हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये देखो x के साथ क्या है 0 आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x, ये हो जाएगा तुम्हारा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। मेरे ख्याल से कोफिशिएंट भी आपने समझ लिया होगा। तो अब बात करते हैं कोफिशिएंट और जीरोस के बीच का रिलेशन, इनके बीच में रिलेशन क्या है अलग अलग पेयर ऑफ लीनियर, अलग अलग पॉलिनोमियल्स के साथ। इससे मैं इरेज कर रहा हूं इसको। अब ध्यान दो, बात करेंगे रिलेशनशिप लीनियर इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशन को कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, ax प्लस b। जब हम लीनियर के बारे में भी बात करें, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल जो होते हैं उसके कोफिशिएंट और उसके जीरो के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो अगर इसका समझ लो 0 है और वो जीरो का हमने अल्फा नाम दे दिया, 0 को अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो अल्फा और इसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन होगा वो हमेशा और हमेशा b/a होगा। अल्फा इज इक्वल्स टू हमेशा और हमेशा b/a हो गया। अब अल्फा हमने नाम क्या दिया, अल्फा को क्या मान लिया है कि इसका एक 0 है। अब देखो जैसे अल्फा की वैल्यू, अब 0 क्या होता है x की वैल्यू है ना, 0 क्या होता है x की वैल्यू। अब जैसे मैंने x की वैल्यू -b/a पुट करनी है, ये टर्म अगर 0 हो गया पूरा पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये जो है ये जो रिलेशन है वो क्या है सही है। अब देखो a इंटू अल्फा, अल्फा मतलब x की वैल्यू जिसपे ये इक्वेशन 0 हो जाएगा। जैसे ही मैंने -b/a किया और ये इधर क्या था प्लस तो है ही, ये देखो a के साथ a कट जाएगा, बचेगा क्या -b प्लस b, और ये भी कट जाते, तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया 0। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू जो थी हमारी वो सही है -b/a, रिलेशन जो है ना इन दोनों के बीच में ये सही है। अल्फा को आप -b/a से भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं। अब कोई पूछे कि इस इक्वेशन का पॉलिनोमियल क्या है, तो -b/a, इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है -b/a। अब कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल लो, जैसे एग्जांपल के तौर पे 4x प्लस 6, इसके हिसाब से कोई पूछे कि इसका 0 क्या है, तो आपको मालूम है 0 अल्फा की वैल्यू क्या होती है -b/a, रिलेशन होता है।
0 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी क्या है यहाँ पे, बी क्या है यहाँ पे, ये कांस्टेंट टर्म है लीनियर में, है ना, ए एक्स प्लस बी। बी क्या है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है आपका, माइनस, पहले से आ ही रहेगा फॉर्मूले में, ये माइनस। बी की वैल्यू क्या है 6, ए की वैल्यू क्या है इसमें 4। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये -3/2। अब देखो -3/2 पे ये वाली वैल्यू 0 होगी कि नहीं, पुट करके देख लो। 4x + 6 था, जैसे 4 की x की यहाँ पे मैंने -3/2 पुट किया, +6, ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 -6 +6। बोलो 0 आया कि नहीं, मतलब अल्फा इज इक्वल टू -b। अब आपको पुट करके पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0 करके भी निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है 0 निकालने का, बस कोफिशिएंट देख के आंसर बता दो 0 अगर कोई पूछे। और ये दूसरा इनका रिलेशन भी हो गया। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक पे जब आप आओगे ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, यहीं पे आपको पूरा, इसी पे ही आपके पूरा एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 2.1 जो है वो जीरोस की बात करता है, ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पे। जब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे तब देखेंगे, बट सारे क्वेश्चन आपके जो बुक में एक्सरसाइज में वो क्वाड्रेटिक वाले ही हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे कोई वैल्यू ले लो, कोई भी इक्वेशन, जैसे 2x² - 8x + 6, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। देखो मैक्सिमम पावर, तो इसके रूट्स क्या होंगे अगर देखोगे ना, रूट्स, इसके रूट्स और इसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या, रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या। पहले तो कोफिशिएंट इसका क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ए की वैल्यू अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, याद रखना, ठीक है। ये आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी, ax² + bx + c। इस पे ध्यान देना, ax² + bx + c, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको आप लिख लेना, इसकी जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा। अब अगर इसमें देखोगे ना, पहले कोफिशिएंट की अगर आप कंपैरिजन करोगे तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, x² को कोफिशिएंट, या फिर सीधा सीधा a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से a क्या है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ x², a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू क्या होगी -8 एंड c की वैल्यू क्या होगी 6। ए बी सी तीनों आपके पास है। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, c क्या है कांस्टेंट टर्म, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x²। अब ये तो हो गए। अब अज्यूम कर लो कि ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का मतलब इसके 2 जीरोस होंगे। अब उन 2 जीरोस का नाम हमने ले लिया अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। इस वाले साइन को अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, ठीक है। ये हमने अज्यूम कर लिया। तो इसके ये तो 2 जीरोस होंगे, मतलब जब मैं x की वैल्यू अल्फा पुट करूंगा और बीटा पुट करूंगा, ये पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। वो तो निकालेंगे कि अल्फा और बीटा की वैल्यू बाद में क्या होती है, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो ये तो रूट्स हो गए, तो इनका और इनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या है उस पर ध्यान दो। तो अल्फा और बीटा को अगर ऐड करोगे ना, तो हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा, -b/a मिलेगा। हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा, -b/a। और जब अल्फा और बीटा का आपस में मल्टीप्लीकेशन करोगे तो c/a मिलेगा हमेशा और हमेशा। ये क्या है आपका, देखो, रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। अगर रूट्स को ऐड करोगे तो -b/a मिलेगा, और रूट्स को मल्टीप्लाई कर, रूट्स या जीरोस बोलो, बेहतर है जीरोस आप बोलो, जीरोस ना कि रूट्स, जीरोस। जीरोस को जब मल्टीप्लाई करोगे तो c/a मिलेगा। अब ये -b क्या है, यहाँ पे आप दूसरा तरीका लिखने का क्या हो सकता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको और किस तरीके से लिख सकते हो, कांस्टेंट टर्म, और ये हो जाएगा, चलने मेरे भाई, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो नीचे क्या है, a क्या है मेरा, समझ में आ रहा है, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², और c क्या है कांस्टेंट टर्म, b क्या है मेरा
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रिलेशन हो गया इन दोनों के बीच में। अब इसका वेरिफिकेशन कभी करना होगा तो उस पर भी ध्यान दे देते हैं। पहले इसको देखते हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ रही है। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले तो इसका फैक्टर निकालो। फैक्टर मेथड मतलब ये जो पूरा पॉलिनोमियल है ना, इन दोनों को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दो। कैसे लिख सकते हो, इस पे ध्यान दो। जब भी ये पॉलिनोमियल इस तरीके से, जैसे ये तो फिलहाल एग्जांपल के लिए है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 है। अब ये एडिशन में है, इनको मुझे प्रोडक्ट फॉर्म में लाना है। वो कैसे कर सकते हैं, जो मिडिल वाला टर्म है ना, कोई एक ऐसा नंबर ढूंढो कि जो नंबर ना, कोई एक ऐसा नहीं बल्कि दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनका मल्टीप्लीकेशन 6 दूना 12 के बराबर हो। जिनका मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करो उन दोनों नंबर को तो ए और सी के बराबर, ए इंटू सी के बराबर मिले। ए क्या है 2 और सी क्या है 6, मतलब क्या है, प्रोडक्ट उनका 12 है। और उन्हीं दोनों नंबर को ऐड या जब करो, ऐड या सब्सट्रैक्ट करो, ऐड और सब करो, सब्सट्रैक्ट करो, तो कितना आना चाहिए -8, इसके बराबर आना चाहिए। जब मल्टीप्लाई करो तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आना चाहिए, और जब उसी नंबर का ऐड या सब्सट्रैक्ट करो तो इसके बराबर आना चाहिए। अब कोई एक दोनों, कोई भी नंबर ढूंढो, जैसे 6 दूना 12, इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो कितना हो जाएगा 12, और 6 2 8, वही दोनों नंबर क्या है 6 एंड 2 ही है। तो जब 6 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू 2 किया तो कितना हो जाएगा 12, और 6 प्लस 2 किया तो कितना हो जाएगा 8, बराबर वही नंबर से मल्टीप्लिकेशन में 12 आ जा रहा है, और ऐड और सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आ जा रहा है 8। तो मेरा दो नंबर क्या हो जाएगा 6 और 2। अब इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो 2x स्क्वायर, 8x जो मिडिल टर्म होता है ना, उसको हम स्प्लिट कर रहे होते हैं। 8x को लिखने का तरीका में बदल दिया, -6x -2x लिया, ठीक है, -6x -2x। अब जो मेरा नंबर था ना, वो हकीकी तौर पे क्या है -6 एंड -2। अब देखो -6 इंटू -2 करोगे तो कितना हो जाएगा +12, -6 एंड -2 करोगे तो कितना हो जाएगा -8। देखो बराबर हो रहा है कि नहीं। तो हकीकी तौर पे मेरा नंबर क्या है -6 एंड -2 प्लस 6। मैंने ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, और इस मेथड को बोलते हैं कि बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब देखो ये टोटल कितने 4 टर्म में हो गया, ये तीन टर्म से कितना हो गया 4 टर्म, ये पूरा पॉलिनोमियल कितना हो गया 4 टर्म का। अब इस 4 टर्म में इससे इस दो टर्म्स का एक पेयर बनाओ, दो टर्म्स का एक पेयर बनाओ। इन दोनों टर्म के पेयर में देखोगे तो कितना 2 एंड x कॉमन है, 2 एंड x क्या है कॉमन है। तो 2x मैंने जैसे ही कॉमन लिया ब्रैकेट के बाहर, तो यहां से 2 तो यहां बाहर आ गया, x ही से बचेगा, x स्क्वायर से 2x स्क्वायर में से x निकल जाएगा तो सिर्फ बचेगा x, माइनस साइन रहेगी। और 6x में से देखो 2x बाहर निकल गया तो कितना बचेगा, x तो गया बाहर, 6 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 3। अब यहाँ पे देखो माइनस, ये वाला टर्म सॉल्व हो गया। अब इस वाले टर्म पे देख लो, इस वाले टर्म में क्या कॉमन है मेरा 2 कॉमन है। इस वाले टर्म में मेरा क्या कॉमन है 2 कॉमन है, 2x में भी है 2, इस 6 में भी है 2 कॉमन है। -2 बाहर लिया है, तो देखो जब माइनस कभी भी कॉमन लोगे ना, तो ये वाला टर्म माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसमें से 2 बाहर चलेगा, सिर्फ बचेगा क्या x, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो कितने टर्म में रह गया 2 टर्म में, है ना। अब ये 4 से 2 टर्म में आ गया। अब इन दोनों टर्म में क्या है, देखो कॉमन क्या है, कॉमन क्या है x -3 इन दोनों टर्म में कॉमन है। अब अगर ये नहीं समझ में आता इतना, तो जो 2 बार लिखा हुआ उसको एक बार लिख दो। 2 बार क्या है x -3 एक बार लिख दिया, और जो टर्म्स बचे हैं उनको एक ब्रैकेट में लिख दो 2x -2। याद रखना ये जो ब्रैकेट में अंदर आएगा ना, वो हमेशा और हमेशा सेम आना चाहिए विद प्रॉपर साइन। अगर नहीं आया तो समझ लेना कि आपने कहीं से कुछ गलती की और उसको सही करो। अब देखो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट का, है ना, प्रोडक्ट का। अब इसको आप क्या कर सकते हो, मैंने क्या बोला है कि जीरो क्या होते हैं, अगर मुझे जीरो ही निकालने हैं तो जीरो क्या होता है, जीरो क्या होता है कि x की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जिससे पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए 0। तो इधर ध्यान दे लो, अब इधर एक तो x -3 आया, दूसरा क्या आया 2x -3। अब इन दोनों को x -3 इक्वल्स टू 0 कर दो, और 2x -3 इज इक्वल्स टू 0 करो। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और यहां से जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू ये 2x -2 है, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो देखो दो मैंने बोला था ना, दो वैल्यू आई। मैंने बोला था कि जब क्वाड्रेटिक होते हैं तो उसके
दो रूट्स होते हैं, दो जीरोस होते हैं। देखो क्वाड्रेटिक है तो x की इसीलिए दो वैल्यूज आई। अब इन दोनों वैल्यू पे जब तुम पुट करोगे ना इसको, तो हमेशा और हमेशा पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। चेक करके देख लो। पहली बार एक्स स्क्वायर था, ये क्या है अपना इक्वेशन, 2x², सॉरी हाँ 2x² माइनस 8x प्लस 6। एक्स की वैल्यू एक बार 3 रख के देखो, जैसे 3 रखोगे तो 2 इंटू 3 3 9 हो जाएगा, माइनस 8 पूरे 3 हो जाएगा, प्लस 6, 9 दूना 18, माइनस 8 3 24, प्लस 6, 18 6 18 6 24, माइनस 24 कैंसिल हो जाएगा, पूरा वैल्यू क्या है, जीरो। अब एक बार चेक कर लो एक्स वाले पे भी, जब एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो 2x² माइनस 8x प्लस 6 था, है ना। 2 इंटू 1 माइनस 8 इंटू 1 प्लस 6, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा। तो देखो 2 प्लस 2 प्लस 6 बन जाएगा प्लस 8, और ये माइनस 8 कैंसिल करोगे तो जीरो। तो देखो जब x की वैल्यू 3 होगी और x की वैल्यू 1 होगी, तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब इसके रूट जीरोस क्या हुए, 3 और 1, 3 और 1 क्या होंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। अब इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होगी यहीं से। अब आप क्या लिख सकते हो, इसको मैं वापस इरेज कर रहा हूं, ऊपर की तरफ ध्यान दो। अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में, अल्फा इज इक्वल्स टू 3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 1। अल्फा इज इक्वल्स टू 3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 1, इन दोनों रूट्स जो हमने अज्यूम किए थे। अब इनका रिलेशन क्या है, देखो अल्फा प्लस बीटा का मैंने बोला था वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा देखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4। और अल्फा बीटा अगर आप करोगे मतलब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 3 इंटू 1 किया तो क्या हो जाएगा, 3। अब देखो ये तो मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई, मैंने ऐड करके देख लिया। तो अल्फा और बीटा का जब हम ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस बी बाई ए के बराबर होती है। तो चेक करते हैं माइनस बी बाई ए है कि नहीं। माइनस, एक और रिलेशन मुझे मालूम था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास 3 है, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1। इस तरफ तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड तो 4 हो गया, राइट हैंड साइड क्या 4 आता है। अब देखो माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू बी बाई ए, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, -8। तो माइनस ऑफ -8, फॉर्मूले में ही मेरा क्या है माइनस, और b की वैल्यू क्या है -8, और a की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में 2। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये देखो ये माइनस माइनस कर जाएगा, 2 दूना 4। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या 4 है, राइट हैंड साइड भी क्या है 4 है। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यही इनका रिलेशन है जस्टिफिकेशन में। दूसरा रिलेशन क्या है, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लीकेशन, अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, बीटा की वैल्यू क्या है 1, इधर सी की वैल्यू क्या है कांस्टेंट 6, है ना, बाई ए की वैल्यू क्या है 2। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 इज 3, 6 बाई 2 इज 3। देखो बराबर, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यही होता है इनके बीच का रिलेशन। समझ में, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया पॉलिनोमियल ऑफ, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेशनशिप, उनके रूट्स के रिलेशनशिप। अब इसी तरीके से बात कर लेते हैं क्यूबिक का, फिर कुछ एग्जांपल्स के साथ हम सॉल्व करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसके मैक्सिमम डिग्री कितना है, 3, तो इसके कितने रूट्स होंगे, 3। अब उन तीनों रूटों का नाम हमने क्या दे दिया, लेट द जीरोस बी। इनके नाम हमने अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 नाम दे दिया, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। अब इनके रूट्स हैं तो इनके रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन, कोफिशिएंट ये सब कोफिशिएंट हो गए, इनके रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होगा, अगर इनके रूट्स को ऐड करोगे, अल्फा प्लस बीटा और गामा करोगे, तो आपको मिलेगा माइनस बी बाई ए। मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² का माइनस लेना है और कोफिशिएंट ऑफ x³ से डिवाइड कर देना, रेशियो ऑफ। और अगर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किए, मतलब दोनों को एक साथ लेके मल्टीप्लाई करके ऐड किए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई गामा प्लस गामा मल्टीप्लाइड बाई अल्फा किए, तो ये हो जाएगा सी बाई ए, ये हो जाएगा सी बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³।
और अगर इनका मल्टीप्लीकेशन कर दिया तीनों का, अल्फा बीटा एंड गामा का एक साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपको मिल जाएगा माइनस डी बाई ए, मतलब कांस्टेंट टर्म का माइनस साइन के साथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के डिवीजन में, ये इनके बीच का रिलेशन हो गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम बुक से, सॉल्व करते हैं एक एक एग्जांपल। अब अगर ध्यान दोगे एक्सरसाइज 2.1 पे, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्राफ्स दिए हुए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उस पर बात कर रहा है। एक से ग्राफ दिए हुए हैं y ऑफ पी एफ एक्स, तो पूछ रहा है कि कौन से केस में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो जो पहला ग्राफ है ना अपना, जो पहला ग्राफ है, मैंने जीरो की वैल्यू बताई थी, एक्स की जीरोस का मतलब क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू जीरो हो जाए। अब देखो जो पहला ग्राफ है ना अपना, यहाँ नीचे देख लो छोटा छोटा, ये तो एक ये हो गया अपना y एक्सिस, ये हो गया अपना x एक्सिस। तो पहला ग्राफ है, इधर हो गया ओरिजिन, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन है, तो पूछ रहा है कि इसमें कितने जीरोस होंगे। तो इसमें कितने जीरोस होंगे, जीरो, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके, जीरो, क्योंकि ये x इज इक्वल टू सीधा एक जीरो, एक लाइन है, इसमें हमें सॉरी y इज इक्वल टू जीरो। y इज इक्वल्स टू जीरो, एक एक पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब इसमें देखो क्यों होगा, उसको भी, उस पर भी ध्यान मत दो, ध्यान दो क्या होता है। अभी तक ध्यान दो एक्सरसाइज 2.1 पे, 2.1 में क्या है, क्वेश्चंस दिया, कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, उस ग्राफ को देख के आपको बताना है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या है। पहला ग्राफ है इस तरीके से, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस और ये हो गया अपना वाई एक्सिस, और ये एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है। तो बोला है कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, जीरो। क्यों, क्योंकि ग्राफ जो है ना एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। नंबर ऑफ जीरोस मैंने क्या बोला था कि एक्स एक्स की वो वैल्यू जिसपे, एक्स की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। अब तब ये जब ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को नहीं टच कर रहा है, मतलब इसकी कोई जीरो नहीं है, और जितनी बार टच करेगा एक्स एक्सिस को उतने उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। जैसे अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन देखोगे, दूसरा वाला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है, ये हो जाएगा अपना वाई एक्सिस, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस। जो दूसरा वाला है वो यहां से शुरू हुआ है, इस तरीके से ग्राफ गया हुआ है, ठीक है, ऐसे गिरते हुए गया हुआ है, ठीक है, ऐसे उठ के यहां से। अब इसमें एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे, तो जहां पे इंटरसेक्ट किया वही उसका एक, अब कितनी बार इंटरसेक्ट किया, सिर्फ एक बार, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, एक। दूसरा तीसरा वाली क्वेश्चन का कैसा है, ग्राफ कुछ इस तरीके से बना है, ये हो गया अपना वाई एक्सिस, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये कुछ इस तरीके से ऐसे उठा हुआ है, फिर ये ऐसे उठा। अब ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, एक बार यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, तीन। एक नेगेटिव और एक की वैल्यू नेगेटिव रहेगी और बाकी दो की पॉजिटिव। बाकी क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव क्या है, ये दो दो बार पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है और एक बार नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, इसलिए इसके तीन जीरो जो होंगे वो एक तो नेगेटिव वैल्यू होगी उसकी और बाकी दो की पॉजिटिव होगी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, फोर्थ वाले का ग्राफ कुछ इस तरीके से है। फोर्थ वाला ये देखो, ये एक ऐसा पैराबोला बना है, इसको पैराबोला बोलते हैं, ये होता है वाई एक्सिस, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस। एक बार यहाँ काट रहा है और एक बार यहाँ पे, कितनी बार, दो बार कट रहा है, और दोनों बार नेगेटिव एक्स एक्सिस पे काट रहा है, तो इसके तो दो रूट्स होंगे, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, दो, और दोनों की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर पूछे कि उसके साइन क्या होंगे तो आप वैल्यू भी बता सकते हो कि पॉजिटिव होगी नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखोगे तो क्या है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया अपना वाई एक्सिस, ठीक है, ये ऐसे उठा इस तरीके से। अब ये कितनी बार एक्स एक्सिस को काट रहा है, भेद रहा है, एक, दो, तीन, चार, चार बार काट रहा है, तो इसकी डिग्रीज कितनी, हाँ ये सब डिग्री भी बता सकते हो, इसकी डिग्री कितनी है, चार, जितने जीरोस उतनी डिग्री। देखो मतलब इसका इक्वेशन कैसा बनेगा, समझो ए एक्स रेस टू फोर वाला, ये कितना है, ए एक्स क्यूब से शुरू होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर, ये जो था मेरा लीनियर इक्वेशन था, बताता हूं और ये क्या था मेरा, ये भी एक लीनियर इक्वेशन था, ठीक है, ए एक्स से, ठीक है, और ये इसमें मैक्सिमम पावर जो डिग्री की वैल्यू थी कितनी थी, जीरो थी, ठीक है, इसीलिए उसमें कोई जीरोस नहीं आए। अब इधर ध्यान दो,
1 2 3 4, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 4। दो नेगेटिव होंगे और दो पॉजिटिव होंगे, है ना? दो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, दो पॉजिटिव, इधर नेगेटिव एक्स था और इधर नेगेटिव वाई, ठीक है। लास्ट वाला क्या है? आखिर में जो क्वेश्चन है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहीं पे देख लो। कुछ इस तरीके से, यहां से ग्राफ शुरू हुआ, ये एक्स एक्सिस को टच किया, फिर यहीं से ये ऐसे उठा, फिर ये एक्स एक्सिस को टच किया और ये यहीं से उठ गया। तो कितनी बार टच किया एक्स एक्सिस को? एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, 3 बार। तो ये मतलब कौन सा था? ए एक्स क्यूब, क्यूबिक वाला है, ठीक है। अब मैक्सिमम डिग्री नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3, 1 2 3। दो नेगेटिव एक्सिस पे, इसलिए नेगेटिव, दो नेगेटिव वैल्यू होगी और एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। बस इसमें 6 ही क्वेश्चन थे और 6 का सॉल्यूशन बस यही है। पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने थे, ये पूछा था, खत्म। अब एक्सरसाइज नंबर 2 पे आओगे अगर आप, एक्सरसाइज नंबर 2 पे, तो उसके कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं। और आप लकी हो कि आपको बस यहीं पे इस चैप्टर में, यहीं पे इस चैप्टर को यहीं पे आपको खत्म कर दिया। इसके बाद जो पुरानी बुक अगर आपकी होगी तो इसके बाद कुछ पढ़ना नहीं है। तो ये एक ही लेक्चर में, एक से 1.5 घंटे की वीडियो तकरीबन मेरे ख्याल से रहेगी ये, और एक ही 1.5 घंटे में पूरा पॉलिनोमियल्स आपके लिए खत्म हो गया, अगर आप 24 में एग्जाम दे रहे हो तो। अगर आप, ठीक है, इसको भी अभी रेज कर देता हूँ। एक्सरसाइज 2.2, अब एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक polynomials and verify the relationship between the zeros and coefficient। क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1 हमने लिया। क्या है क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा क्या है? ये s वाला, दो इक्वेशन में इसके सॉल्व करूंगा। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक, ये दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा इसमें। बाकी सब आप खुद से कर सकते हो अगर ये दोनों समझ में आ गए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे हम देखेंगे। अब इसका बोला है कि पहले तो जीरोस निकालो और उनका रिलेशन दो, कोफिशिएंट और इसके जीरोस के बीच में रिलेशन। तो मुझे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालने के लिए जीरोस मालूम भी होने चाहिए। तो पहले इसके जीरोस कैसे निकालो? बाय स्प्लिटिंग इनका फैक्टर्स मेथड में, जैसा भी एग्जांपल बताया तो उस पर स्प्लिट कर दो मिडिल टर्म को। तो कोई ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट क्या हो? 2 हो, सॉरी, जिनका प्रोडक्ट क्या हो? 8 गुणे 1 8 हो। यहाँ पे देखो क्या है? 1, 8 इंटू 1 इज 8, जिनका प्रोडक्ट क्या हो? 8, और एडिशन या सब्सट्रैक्शन कितना हो? 2। तो मेरे ख्याल से 4 दूना 8, दो नंबर क्या होंगे? 4 और 2, 4 एंड 2, वो दो नंबर होंगे। अब एक पॉजिटिव में होगा, एक नेगेटिव में होगा। पॉजिटिव में -4 को ले लो। अब 4 इंटू 2, अब दो नंबर क्या होंगे? -4 इंटू, -4 इंटू 2 क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। और -4 प्लस 2 किया तो क्या हो जाएगा? -2। देखो मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया? -8, -8 इंटू 1 किया तो -8 आएगा, मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो गया। और -4 प्लस 2 किया तो -2 b के बराबर हो गया, ठीक है। तो अब इसको दूसरे तरीके से स्प्लिट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x -8। मैंने मिडिल टर्म को क्या किया? यहाँ पे स्प्लिट कर दिया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया दो नंबर्स में, इसको बस लिखने का तरीका बदल दिया। अब वो दो नंबर्स मिले कैसे? वो ये दो कंडीशन जस्टिफाई होना चाहिए कि उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? ए और सी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए, और दोनों नंबर का एडिशन कितना होना चाहिए? बी के बराबर होना चाहिए। जो कोफिशिएंट है वो माइनस बी के बराबर होना चाहिए। देखो बी के बराबर हो गया, -2 आ जाएगा ये,
अब इसमें देखोगे ना तो ये इसको एक टर्म बनाओ और इसको इन दोनों को एक टर्म बनाओ। अब इस टर्म में क्या है मेरा एक्स स्क्वायर, इसमें देखो एक्स है और इसमें भी एक्स है, इन टर्म में क्या है एक्स कॉमन है, तो एक्स मैंने बाहर ले लिया। अब इस वाले में क्या बचेगा सिर्फ एक्स, और यहाँ से एक्स बाहर चलेगा तो क्या बचेगा सिर्फ -4। अब इस वाले पे ध्यान दोगे तो क्या कॉमन है, एक्स तो इस वाले टर्म में है ही नहीं, तो एक्स कॉमन नहीं, क्या कॉमन है सिर्फ 2, 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा एक्स, यहाँ से 2 बाहर आ गया सिर्फ एक्स बचेगा, और 8 में से 2 बाहर गया तो क्या बचेगा 4। ठीक है, अब देखो जो 2 बार है उन दोनों टर्म्स को सिर्फ एक बार लिख दो, x-4, और ये देखो और इधर x+2। अब ये हो गया यहां तक। अब इसका जीरोस निकालना हो तो x-4 इज इक्वल टू 0 और x+2 इज इक्वल टू 0। टू फाइंड 0 x-4 शुड बी इक्वल टू 0 और x+2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। तो देखो क्वाड्रेटिक था, दो वैल्यूज मिल गए, x की वैल्यू 4 और -2। अब x की वैल्यू 4 जैसे रखोगे ना तो देखो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू -2 रखोगे तो भी ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इसके जीरोस क्या होंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इसके क्या हो जाएंगे, जीरोस ऑफ p ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब नहीं अपने आपके क्वेश्चन p ऑफ x नहीं बोला तो जीरोस ऑफ x² -2x -8 और 4 एंड -2, ये तो जीरोस मिल गए। अब इनके बीच का रिलेशन बताना है कोफिशिएंट के साथ, तो लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा की वैल्यू आपने निकाल ली, अल्फा को 4 ले लो और बीटा की वैल्यू क्या ले लो -2, यही है ना दो जीरो। अल्फा की वैल्यू आपने 4 ले लिया, बीटा की वैल्यू -2। अब अल्फा की वैल्यू -2 भी ले सकते हो और बीटा की वैल्यू भी इंटरचेंज कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आपको मालूम है रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल्स टू -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास 4 और बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास -2 प्लस ऑफ -2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -b। b की वैल्यू क्या है आपके पास, यहां से देखोगे तो b की वैल्यू क्या है। अब जब भी आप याद रखना एक चीज, कोफिशिएंट जब भी आप निकालोगे तो आप स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होगा ना वहां से कोफिशिएंट निकालोगे, याद रखना। यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, देखो a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू क्या होगी -2 और c की वैल्यू क्या होगी -8, यहाँ से। ठीक है, एक ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 2 b और ये हो जाएगा c, साइन के साथ, ये माइनस था तो -2, ये माइनस हो तो -8। तो यहाँ से देखो माइनस ऑफ b की वैल्यू क्या है मेरे पास -2 है ना, और a की वैल्यू क्या है अपने पास 1, a की वैल्यू क्या है अपने पास 1। तो देखो 4 -2 करोगे तो क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा, और इधर माइनस ऑफ -2 कर दोगे तो क्या बचेगा +2 हो जाएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जस्टिफाइड। ये हो गया मेरा पहला रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू b/a, एक रिलेशन जस्टिफाइड हो गया। दूसरा रिलेशन क्या होता है, अल्फा और बीटा का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होना चाहिए c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास 4 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -2 इज इक्वल्स टू c की वैल्यू क्या है मेरे पास -8, a की वैल्यू क्या है 1, तो 4 इंटू 2 किया -8 हो जाएगा इज इक्वल्स टू ये भी -8। सोल्व किया, देखो इधर मैंने c/a पुट किया, इधर अल्फा लेफ्ट हैंड साइड एंड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हो गया आपका जस्टिफिकेशन इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब इस वाले पे ध्यान दो। ठीक है, इस वाले पे 4s² माइनस, अगर आप इसको नाम देना होगा ना तो इसको आप किस तरीके से नाम देखो, इसको p ऑफ s बोलोगे, क्यों, क्योंकि इसका वेरिएबल क्या है s, इसको आप p ऑफ x बोलोगे। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे इसमें वेरिएबल क्या है s, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो फिर से कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना है, कोई दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो और एडिशन और सब्सट्रैक्शन इस टर्म के बराबर हो। तो वो नंबर कौन सा होगा, मेरे ख्याल से 2 दूनी 4 -2 एंड -2, वो दो नंबर कौन से होंगे -2 और -2। देखो तो -2 इंटू -2 अगर करोगे तो क्या हो जाएगा +4। देखो a इंटू सी की वैल्यू क्या होगी, ये बराबर है कि नहीं 4 इंटू 1 +4 ही आया ना, और जब इनको ऐड करोगे तो -2 और -2 करोगे तो क्या हो जाएगा -4 विच इज इक्वल्स टू अगेन
मिडिल वाला टर्म -4, है ना। तो वो दोनों नंबर क्या होंगे, साइन के साथ वो नंबर देखना आपको, नंबर जब मिल जाएंगे तो साइन आप अपने आप से इधर उधर कर सकते हो, ठीक है। पहला मेन मकसद क्या है, आप लोगों को नंबर ढूंढना है, नंबर मिल गया तो साइन के साथ आप खेल सकते हो। तो नंबर अपने मिल गए कौन कौन से होंगे, 4s², मिडिल टर्म को स्प्लिट किया तो इसको -2s कर दिया +1, बस -4s को मैंने -2s कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया। अब इस टर्म में देखो तो 2 तो है ही कॉमन, प्लस s भी कॉमन है, देखो 2 इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है। तो इस टर्म से जब 2 और s चला गया तो क्या बचेगा, सिर्फ 2s बचेगा, और इस टर्म से पूरा 2s बाहर चला गया तो सिर्फ क्या बचेगा, 1। जब पूरा टर्म बाहर चला जाए तो क्या बचता है, 1 क्योंकि छुपा होता है मैथमेटिक्स में। फिर इधर ध्यान दो, इस वाले टर्म में मुझे देखो एक ब्रैकेट देखो ना, हमेशा क्या होना चाहिए, दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए, वैसे क्या होना चाहिए, दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए। अब इस वाले टर्म में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो क्या कॉमन होगा, 1। अब 1 मैंने ले लिया, ध्यान मुझे देना था कि +1 लूं कि -1 लूं, -1 लो, क्यों, क्योंकि मुझे ब्रैकेट के अंदर 2s -1 चाहिए, 2s -1 चाहिए। अगर मैंने +1 कॉमन लेता यहाँ पे, अगर मैं +1 कॉमन लेता तो इधर क्या बचता, -2s +1, सेम वैल्यू आ जाती, बट -2s +1। अब इन दोनों की वैल्यू देखो, दोनों ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यूज अलग है, बट मुझे जो वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर है वही वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर भी चाहिए, इसीलिए मैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग +1 मैं कॉमन क्या लूंगा, -1। जब मैं -1 कॉमन ले लूंगा तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, +2s बचेगा, और ये प्लस से क्या बचेगा, सिर्फ -1 बचेगा, साइन चेंज हो गया। जब मैं माइनस ब्रैकेट के बाहर कॉमन लूंगा तो साइन चेंज हो जाती है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब देखो इन दोनों टर्म में दो टर्म बचे, दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 2s -1 बचेगा, क्या इस वाले टर्म से सिर्फ 2s और यहाँ से -1। या फिर दूसरा तरीका क्या है, जो दो ब्रैकेट में है उसको एक बार लिखो और बाकी टर्म्स को एक साथ एक ब्रैकेट में लिख दो। तो 2s +1 2s -1 एक ब्रैकेट में लिख दिया, बचा क्या, तो इधर से 2s इधर से -1। अब फिर से फॉर जीरोस 2s -1 शुड बी इक्वल्स टू 0, और ये वाला भी 2s -1 शुड बी इक्वल्स टू 0। तो जब इस वाले को, अब मैं इधर से कलर चेंज कर देता हूँ इंक का, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगी। देखो इसको इरेज करता हूं, तो जब इस वाले को दो बार था ना, दो ब्रैकेट में, यहां से s की वैल्यू जब सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, s वैल्यू 1/2, इसको जब सॉल्व करूंगा तो s की वैल्यू 1/2। तो मुझे दोनों वैल्यू क्या मिली s की, 1/2, 1/2, दोनों वैल्यूज क्या होंगी, सेम ही होंगी। अब s की वैल्यू जब एक बार 1/2 पुट करूंगा तो भी 0 होगा, अब एक बार देख लिया तो दूसरी बार भी जब पुट करूंगा तो, अब मैंने बोला था कि इसके दो वैल्यूज होंगे, दो तो हैं, भले सेम हो बट दो होने चाहिए, और दो आपको मिले, ठीक है, भले सेम हो फर्क नहीं पड़ता बट दो होने चाहिए। अब ये दो कैसे मिले, इधर से मिले। अब मुझे, अब इसको आपने क्या ले लिया, अल्फा नाम दे दिया, और इसको नाम दे दिए बीटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। अब रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स जब देखोगे, रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज करोगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, -b/a। अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है, 1/2, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/2 इज इक्वल्स टू -b। इस यहीं से देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यहीं से a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। ये आप पहले स्टेप में ही कर लिया करो, कोएफिशिएंट्स का कंपैरिजन निकाल लिया करो। अब b की वैल्यू क्या आपके पास, यहां से जब यहां से -b की वैल्यू क्या है, देखो -4, a की वैल्यू क्या है, 1, और ये फॉर्मूले में ही क्या है, माइनस ऑफ, b की वैल्यू ही -4 है, ठीक है। इनको जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये कहीं गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, a की वैल्यू क्या है, 4 है यार, गलती हो रही है, a की वैल्यू भी क्या है, 4। तो देखो जब इसको आप ऐड किया तो 1/2 + 1/2 कितना बनता है, 1। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और 4/4 क्या होता है, 1। तो अल्फा प्लस बीटा जस्टिफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर है कि नहीं, प्रूफ हो गया। अल्फा बीटा को जब सॉल्व किया तो क्या आया, 1 आया, और -b/a को जब सॉल्व किया क्या, तो 1 आया, मतलब
प्रूव हो गया, जस्टिफिकेशन सही हो गया। अब अल्फा एंड बीटा वाला भी देख लो, अल्फा और बीटा का इस तरफ देख लो, इधर से मैं इरेज कर रहा हूं इसको। अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2, सी की वैल्यू क्या है आपके पास 1, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 4। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 1/4, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये तो 1/4 होगी। देखो अल्फा एंड बीटा का जब मल्टीप्लाई किया तो 1/4 मिला, और जब सी बाई ए निकालो तो क्या मिला 1/4। रिलेशनशिप जस्टिफाइड। इसी तरीके के क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 4 या 5 क्वेश्चन और होंगे। इसी तरीके से आपको स्प्लिट बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के मेथड पे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे भी ध्यान दे लेते हैं, उसके भी एक आध क्वेश्चन कर लेंगे और आज ही ये चैप्टर खलास खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। अब ये कह रहा है कि मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है जिसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, जिसके जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब मुझे रिवर्स जाना है, अब जीरोस दिए हुए हैं तो सॉरी सम और प्रोडक्ट दिए हुए हैं जीरोस के, अब मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ ना, पहला क्वेश्चन 1/4 है और -1/4 और -1, और जो दूसरा सब क्वेश्चन है इसका वो है √2 और कॉमा 1/3। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है ना क्वेश्चन जो बोल रहा है ईच, क्वेश्चन बोल रहा है कि ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। तो इसको सम हो जाएगा, पहला वाला जो रहेगा वो सम ऑफ रूट होगा और ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा, ठीक है। ये हो जाएगा सम ऑफ रूट और ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। जब रेस्पेक्टिवली बोलेगा तो आप सीरीज में जाओगे, ठीक है। अब कोई भी ऐसा रैंडमली मत कर लेना कि इसको सम ले लूं और इसको प्रोडक्ट ले लूं, नहीं। अब देखो सम ऑफ रूट दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है, तो लेट्स सेट अब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा हमें तो ढूंढना है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स। लेट से let the zeros of quadratic polynomial be alpha and बीटा, अल्फा एंड बीटा हमने मान लिया। तो अल्फा प्लस बीटा समेशन दे दिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/4 एंड अल्फा और बीटा की वैल्यू मल्टीप्लीकेशन क्या दिया है -1। ये वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में, देखो समेशन दिया था रूट्स को ऐड किया था 1/4 और मल्टीप्लीकेशन दिया था अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू -1। अब मुझे और भी क्या मालूम होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस एज वी नो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट -b/a फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू क्या c/a फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये तो हमें मालूम है, फॉर्मूला ही हमें इसके पिछले क्वेश्चन में ये देख रहे थे रिलेशनशिप रूट्स और कोएफिशिएंट्स के बीच में। तो इसमें देखो अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम है मुझे, यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b/a -b/a, और यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -1 इज इक्वल टू क्या है c/a। अब मेरे पास दो इक्वेशन मिल गए, मुझे a c और b मिल जाए तो मैं अपना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूं। देखो अब यहां से ना आपको अज्यूम करना रहेगा, इफ जब ये इक्वेशन जब आपको दोनों मिल जाएंगे ना तो यहीं से आपको शुरू करना है अपना स्टेटमेंट। इफ a is equals to 1, if a is equals to 1 then if a is equals to 1 then 1/4 is equals to -b/a जो है, इसमें जैसे a की वैल्यू 1 रखा तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -b की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी b की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉल्व करो 1/4 -b/1 कर दिया। अब जब इसको b की वैल्यू 1 कर दिया तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहीं से
1/4 आ जाएगी। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/4। सॉल्व करोगे देखो, बी इसको इधर भेज दो तो ये माइनस हो जाएगा बस। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी इस वाले टर्म से? -1 इज इक्वल्स टू क्या है? सी बाई ए। इफ ए इज इक्वल्स टू 1 तो हमने ले लिया ए की वैल्यू 1, तो वही इस केस में भी, हाँ, ए इज इक्वल्स टू 1, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। अब देखो अपने पास ए की वैल्यू भी है, ए इज इक्वल्स टू 1, हमने अज्यूम कर लिया था इफ ए इज इक्वल्स टू 1। देन बी की वैल्यू हमने जब निकाली तो 1/4 मिला इस वाले इक्वेशन से, जैसे ए की वैल्यू 1 रखा तो ये -1/4 मिल जाएगा। और सी की वैल्यू इस वाले इक्वेशन से जैसे ए की वैल्यू 1 रखा तो ये -1 हो जाएगा। अब मेरे पास कोएफिशिएंट्स हैं, कांस्टेंट्स भी हैं, तब मुझे मालूम है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एज वी नो, सो देयरफॉर ax² + bx + c, ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो a की वैल्यू अपने पास क्या है? 1 × x² + b, b की वैल्यू क्या है अपने पास? -1/4 x से रहे। c की वैल्यू क्या है अपने पास? -1। इनको और एक्सपेंड कर दो तो ये हो जाएगा x² -1/4x -1। ये हो जाएगा आपका, सॉरी, ये हो जाएगा आपका पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हो जाएगा आपका पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 1 लिया, आप जो चाहो वो लिख सकते हो, बट वही वैल्यू पे आप a की वैल्यू 2 भी रख सकते हो। a की वैल्यू इफ a इज इक्वल्स टू 2 तो c और b पे कुछ वैल्यू पे कुछ इफेक्ट आ जाएगा, उसी के हिसाब से c और b की वैल्यू चेंज आ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे, तो ये हो जाएगा आपका पहला, यही होगा आपका क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² -1/4x -1। c की वैल्यू भी -1 ही आई है, ठीक है। b की वैल्यू भी आएगी माइनस में ही आएगी अगर a की वैल्यू 1, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है इस वाले में, इसको खत्म कर देते हैं। प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है? √2, एंड अल्फा एंड बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1/3। अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1/3 दिया हुआ है। तो हमें मालूम है ये सम होगा प्रोडक्ट, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू √2 विच इज अगेन इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस b/a। और अल्फा यहां से, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1/3, और ये इसकी भी वैल्यू क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के जीरोस क्या होते हैं? c/a। अब इन दोनों इक्वेशन को फिर से उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हमने फिर से वो स्टेटमेंट आप लिखोगे, लेट द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा, तो वो आप अजम्पशन करोगे, ठीक है। बाकी लिखने का तरीका कैसे होगा, मैं आपको जो नोट्स डिस्क्रिप्शन में मैं पिछले वीडियो में मिस आउट कर गया हूँ, बट उसकी भी जल्दी नोट्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बट जिसका आपको प्रॉपर किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं वो समझ में आ जाएंगे नोट्स देख के, ठीक है। मेरा मकसद इस पे क्या होता है, बोर्ड पे समझाना होता है कि आपको समझ में आना चाहिए। आपको एक बार समझ में आ गया तो लिखना, आप क्लास 10th में हो, आपको लिखना भी अपने आप ही आ ही जाएगा ओवर द प्रैक्टिस, ठीक है। अब ध्यान दो, अल्फा और बीटा, ये तो √2 मुझे मालूम था, बट ये भी मालूम है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होती है? -b/2 भी होती है। अल्फा और बीटा क्या है? 1/3, और इनके कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या होता है? c/a। तो जब मैंने अल्फा और बीटा, अब यहां से ध्यान दो, तो √2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? -b/a, और यहां से ये 1/3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? c/a। अगेन इस वाले इक्वेशन से इफ, यहीं पर जूम कर लो, इफ a इज इक्वल्स टू 3, आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। a इज इक्वल्स टू 3, जब मैं a की वैल्यू 3 कर दिया तो क्या हो जाएगा इस वाले इक्वेशन में? देखो क्या चेंजेस आ जाएंगे। 1/3 इज इक्वल्स टू c को वैसे ही रहने दो, a की वैल्यू जब 3 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा, तो c को इधर रखना तो इधर ही आ जाएगा, तो 3/3 हो जाएगा। तो c की वैल्यू क्या आई? 1, c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 3, है ना। वही वाली a की वैल्यू यहाँ भी पुट करेंगे, √2 इज इक्वल्स टू -b/a। a की वैल्यू हमने 3 अज्यूम किया, इफ a इज इक्वल्स टू 3, तो 3 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 3, √2 इज इक्वल्स टू -b, तो -b को इस तरफ भेज दो तो 3 √2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3 √2 हो जाएगी, है ना। b इज इक्वल्स टू
3√2। अब देखो a की वैल्यू हमने 3 ले लिया था, c की वैल्यू हमें 1 मिल गई है और b की वैल्यू हमें क्या मिल गई -3/2। इन्हीं दोनों इक्वेशन है ना। ये समेशन ऑफ रूट्स क्या होता है, √2 दिया हुआ है और हमें मालूम है समेशन ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a, है ना। और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ 1/3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें क्या मालूम होता है c/a। अब a b और c मालूम हो गया तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ax² + bx + c, है ना। मिटा रहा हूं तो जब मैं a की वैल्यू क्या मिली, सॉरी a की वैल्यू हमने क्या मिली थी 3 ले ली थी, तो 3 × x² हो जाएगा प्लस b की वैल्यू हमें क्या मिली है -3√2 × x प्लस c की वैल्यू क्या मिली है हमें 1। इसको सॉल्व करोगे तो ये 3x² प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 3√2x + 1। ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद रखना आप कभी भी a की वैल्यू 0 मत लेना, a की वैल्यू कभी भी 0 मत लेना। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप a की वैल्यू 0 लोगे, a की वैल्यू 0 लोगे तो ये 0 × x² हो जाएगा और जब 0 × x² करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये टर्म क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कभी भी a की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। और जब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो पूरे इक्वेशन में क्या बचेगा ax² + bx + c। अगर a की वैल्यू मैंने 0 ली तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 × ये x² हो जाएगा प्लस bx + c हो जाएगा। तो 0 × x² क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा प्लस bx + c। ये देखो 0। अब मेरा पॉलिनोमियल क्या बचा bx + c, और ये पॉलिनोमियल कौन सा होता है लीनियर। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिग्री है वेरिएबल की कितनी है 1 है। इसीलिए कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, b और c 0 हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, वांदा नहीं। ठीक है, इसी तरीके से आपके बाकी 3 से 4 क्वेश्चन और हैं, वो आप खुद प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो। नो डाउट आपको सोल्यूशन में पूरा मैं कोशिश करूंगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाए। बट उसके बाद भी आपको कुछ डाउट हो, अगर डिस्क्रिप्शन में नोट्स नहीं मिलेंगे तो आप मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और बस आज के लिए फिर इतना ही। होपफुली कि आपको समझ में आया हो। मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई है, और बट हाँ पूरा एक चैप्टर एक ही दिन में, एक ही लेक्चर में 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट हो गया। आप आराम से देख सकते हो, 10 मिनट 15 मिनट आधी घंटे का ब्रेक लेके, आधी घंटा कंटिन्यूसली देखो, समझो, ब्रेक लेके फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। और आपको कुछ समझ में आया हो, कुछ सीखने मिला हो, यहाँ से कुछ यूज़फुल हो, तो ऑब्वियसली आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड